हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। मैं मिस्टर फिजिक्स आ चुका हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने। इस बार मैं चैप्टर 3 लेके आया हूँ, जो आप लोग हिंदी मीडियम की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से करा रहा हूँ। तो उसी की हमारी ये क्लास 3 है, जिसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो को मैं इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। पहले पार्ट्स के अंदर मैं एमसीक्यू के क्वेश्चन कराऊँगा और दूसरे पार्ट के अंदर मैं न्यूमेरिकल कराऊँगा, ताकि वीडियो बहुत लंबी जा रही थी, 2 घंटे के आस-पास वीडियो मुझे लग रहा है अरेंज हो जाएगी। इसी वजह से इसको ना होने के लिए मैं इस वीडियो के 2 पार्ट कर दूँगा। पहला पार्ट हमारा ये है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूमेरिकल बेसिस, एमसीक्यू में भी न्यूमेरिकल देखेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ भी न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे। यहाँ भी देखेंगे और वहाँ वहाँ भी प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल देखेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक वाइक कर देना, मन हो तो करना, वरना कोई बात नहीं भैया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, धातुओं में विद्युत चालन किन कारणों की गति के कारण होता है? किसमें? धातुओं में। वह धातुओं में जो विद्युत चालन होता है, किन कारणों की गति, किन कारणों की गति के कारण होता है? आयंस की गति के कारण होता है, प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की, या ये सभी? बताइए। और एक और चीज़ है, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए। पहली चीज़ है, जो जो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं उनको नोट करने दीजिए, और साथ ही साथ एक रफ कॉपी लेके बैठिए, जिसमें अपने क्वेश्चंस पहले मार्क करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, जिससे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई, इतना मेरा सही था, उतना मेरा गलत क्वेश्चंस थे, इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोबारा आप वीडियो जब देखें तो आप वो क्वेश्चंस को नोट कर लें। बाकी जो क्वेश्चंस आपसे हो गए हैं उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ठीक? तो बताइए, धातुओं में विद्युत चालन किन कारणों की गति के कारण होता है? आयंस की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, या सभी? तो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। आप परमाणु जानते ही हो, परमाणु की बात जानते ही हो। तो परमाणु, पहली चीज़ है कि परमाणु की जब हम बात करेंगे तो अगर मान लो हमारे पास एक तार है, एक क्या है हमारे पास? एक तार है। अब इस तार में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। इस तार में क्या होते हैं? परमाणु। परमाणु क्या होते हैं? इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। अब जब इस तार में हम विभव उत्पन्न करते हैं, जब इस तार में हम क्या उत्पन्न करते हैं? विभव उत्पन्न करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है। तब क्या उत्पन्न हो? अगर विभव उत्पन्न हो जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। और गति करता है, और ये गति किसकी वजह से होती है? क्योंकि वहां पे विभवांतर, निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेगा? निम्न विभवांतर से, मैं लिख देता हूं, निम्न विभव, सॉरी, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। और इसमें एक विभवांतर आता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। और निम्न विभव से लेके उच्च विभव की तरफ वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो किन के कारण गति की वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत अपवर्तकियों के में विद्युत चालन किन कारणों की गति के कारण होता है? बताइए, किन के कारण होता है? मतलब ये हमारा वो वाला है, किसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक नहीं, अरे कैथोड एनोड जिसमें लगा हुआ होता है, एनोड और कैथोड लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है शायद ये। एक, तो बताओ किन चालन के कारणों की वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, या आयंस की वजह से, या परमाणु की वजह से? तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी। इस प्लेट का नाम क्या होगा? एनोड। इस प्लेट का नाम क्या होगा? एनोड। इसका नाम क्या होगा? कैथोड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो इस पे H2 है और इस पे क्या है? Cl2 गैस। इस पे H2 गैस, उस पे कौन सी गैस है? Cl2 गैस है। ठीक, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, अगर इनके बीच में हम बैटरी लगा दें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ,
कौन सी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो क्या होंगे, आयंस का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है, कौन गति करता है, गति के कारण होता है, आयंस के गति के कारण होता है। इनमें होते हैं छोटे छोटे आयंस, यहाँ से जाएंगे पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल से वापस आ जाएंगे। ठीक, तो किन के कारण होता है, आयंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता का मात्रक है, बताइए विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा, चालकता है, प्रतिरोधकता नहीं है। सबसे पहले अगर विद्युत प्रतिरोधकता का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो आर ए बाई एल, ये होता है। अब बताइए रो का अगर हम फॉर्मूला निकालें, ये प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ गया तो रो का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। रो का मात्रक क्या आएगा, ओम मीटर। अब विद्युत चालकता जो होती है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करी जाती है, वो 1/रो के बराबर होती है, 1/रो ओम मीटर। तो इसका क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता के लिए सूत्र है, क्या सूत्र है प्रतिरोधकता के लिए, तो अभी लिखा है प्रतिरोधकता लेंगे लिए सूत्र क्या है, रो ए बाई एल, क्या होगा, रो ए बाई एल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, जब ये दोनों नहीं होंगे तो ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या फॉर्मूला होगा प्रतिरोधकता का, रो रो बराबर आर ए बाई एल। ए क्या होता है, एरिया होता है, और एल क्या होता है, लंबाई होता है, और आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट, अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, बताइए 2001 का क्वेश्चन है, अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। पहली चीज है कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में रिलेशन बताओ क्या होता है, संबंध बताओ क्या होता है, बताइए क्या होता है। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कहीं देखा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये पढ़ा है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और ए क्या होता है, एरिया, और वी डी क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। वी डी क्या होता है, अनुगमन वेग, और आई क्या होती है, धारा। ठीक है, क्या होती है, धारा होती है। तो किन किन पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लंबाई पे नहीं करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों एन पे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे उस पर करता है, विद्युत धारा का परिमाण किस पे भी करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, दूसरा, लंबाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, अनुगमन वेग का लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता है, एरिया से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होता है उस पर होता है, और वीडी पे होता है, और धारा पे होता है। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 ओम प्रतिरोध वाले घनित तार को खींचकर उसकी लंबाई क्या कर देती है, दुगनी कर देते हैं, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करता है। आप सिर्फ ध्यान दोगे किसके ऊपर, लंबाई पे, लंबाई दुगनी हुई है, पर यहाँ पे तार के एरिया पे भी प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं डिटेल में आपको इसका सोल्यूशन कराऊंगा, पहले आप इसको खुद से करिए, आप करिए फिर उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, हाँ। चलिए बताइए, 40 ओम का प्रतिरोध वाले घनित तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर देते हैं, तो उसका नया प्रतिरोध होगा, क्या नया प्रतिरोध होगा उसका, उसका नया प्रतिरोध आपको बताना है। देखिए, अगर हम प्रतिरोध के फॉर्मूले की बात करें, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसको मतलब डायरेक्ट कैसे करोगे जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको डायरेक्ट करना आ जाएगा। प्रतिरोध के फॉर्मूले की बात करें तो आर बराबर रो क्या होता है, एल बाई ए होता है। ठीक, एल बाई क्या होता है, ए होता है,
अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बेसिक है। अब इसमें करा क्या है, नया प्रतिरोध आएगा, इसमें लंबाई को क्या कर दिया है, एल को 2L कर दिया है, और एरिया भी क्या हो जाएगा, जब लंबाई खींचेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, आधा। तो लंबाई क्या होगी 2L, और एरिया क्या हो गया A/2। तो आर डैश बराबर रो 4L क्या हो जाएगा ए। बताइए आर डैश बराबर 4 बाहर निकाल दो, रो L क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 4R। बताइए पुराना क्या था, 40 ओम था, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4 × 40, कितना हो जाएगा 160 ओम। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो उसको बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कितनी गुना हो रहा है। अगर लंबाई दुगनी हो रही तो दुगना का दुगना कर देना, लंबाई अगर 3 गुना तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, 3 3 9 गुना हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, इनका क्या होगा स्क्वायर टर्म चलेगा। तो कितना हो गया 160 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा वाला इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। और डिटेल सोल्यूशन मैंने आपको ये करा दिया, नोट करिए। तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर नीचे वाला क्वेश्चन कराना है। हो गया, अगर नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके पीछे करके फिर से देख लेना, गुस्सा ना करना, बड़े जल्दी रख कर देते हैं, पता चलेगा। वीडियो वीडियो डिसलाइक कर दो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक समान मोटाई के तार की लंबाई क्या है, L है, और उसका व्यास कितना दिया गया है, D। प्रतिरोध कितना है, R ओम है। एक समान पदार्थ के दूसरे तार की लंबाई कितनी कर दें, 4L निकालते हैं, तथा उसका जो व्यास है उसको क्या कर दें, 2D कर दें। यहाँ लंबाई को पहले L थी, उसको 4L कर दिया है, और पहले व्यास था D, उसको क्या कर दिया है 2D कर दिया है। क्या कर दिया है 2D कर दिया है। तो हमें बताना है कि नया पेज का प्रतिरोध क्या होगा, नया जो प्रतिरोध आएगा वो प्रतिरोध क्या होगा, उस प्रतिरोध का मान हमें निकालना है। देखिए, अगर हम शुरुआत में प्रतिरोध की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, रो L/A, ये होता है फॉर्मूला। अब नया प्रतिरोध जब हम निकालेंगे, देखो पहले प्रतिरोध की बात करें तो पहले प्रतिरोध में भी क्या हुआ है, डी है, और एरिया जो होता है वो सॉरी, रेडियस जो होती है वो क्या होती है, D/2 के बराबर होती है। अब अगर हम इसमें बात करेंगे तो L यहाँ क्या हो जाएगा पाई R² D/2 का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा, रो 2 का स्क्वायर कितना 4, L/ कितना हो जाएगा πD², ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम मान लेते हैं समीकरण कौन सा है, पहला है। अब नया जो बनेगा प्रतिरोध, उसमें लंबाई को दुगना कर दिया है, लंबाई को कितना कर दिया है दुगना, और 2D हो गया है। जो व्यास था उसको क्या कर दिया 2D। तो बताइए व्यास अब क्या रह जाएगा, D/2 होता है, तो D 2D/ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2D/2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और जब यहीं से देख लो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रो 2L, सॉरी, रो यहाँ क्या बचा, ये स्क्वायर हो जाएगा, D/2, 2D हो गया, चार, अच्छा एक दो बच जाएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4L/, क्या हो जाएगा πD², क्या हो जाएगा πD²। ये समीकरण कौन सा होगा, दूसरा। और दूसरी समीकरण को भाग करो पहली समीकरण से, रो 4L/ क्या हो जाएगा πD², और बटे रो 4L/ क्या हो जाएगा πD²। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 1। तो R' इसके बराबर आ गया 1। तो ये नया प्रतिरोध जो होगा वो पुराने प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूजन हुई होगी, ध्यान से समझना। पहले D/2 था, उसका होल स्क्वायर करूंगा, तो जब होल स्क्वायर करूंगा तो एक 2 बचेगा, वही 2 ऊपर जाएगा तो 4 बना देगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो R' बराबर कितना हो जाएगा R।
कोई दिक्कत? यहाँ 4 था, ये 4 था, यहाँ पे ये पाई डी स्क्वायर होगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ना समझ में आएगा तो बता देना, मैं फिर से बता दूंगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि लंबाई व तीनों दुगनी कर दी जाए तो क्या होगा? एक प्रतिरोध है, जिसके एक तार का प्रतिरोध है जो कितना है R है, और अगर यदि तार की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध नया क्या होगा? बताइए क्या होगा? वही सेम फॉर्मूला, R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई ए। आप बताओ, नई त्रिज्या, नई रेडियस कितनी होगी? दुगना कर दिया है, और लंबाई को भी क्या कर दिया है? दुगना कर दिया है। दोनों चीज़ को दुगना कर दिया है, लंबाई और त्रिज्या दोनों को क्या कर दिया गया है? दुगना। तो नया प्रतिरोध जो बनेगा वो कितना बनेगा? रो 2L बटे लंबाई पाई 2 का R का होल स्क्वायर, तो R डैश बटे रो 2L पाई, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर। अब बताइए, ये पूरा का पूरा अगर हम 200 कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा? R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 बाहर आ जाएगा, रो L बाई पाई R स्क्वायर क्या होता है? एरिया होता है। ठीक, अब ये इसका मान हमें पता है, ये वैल्यू किसके बराबर है? R के बराबर है, तो R डैश बटे क्या हो जाएगी? 1/2 R। मतलब नया प्रतिरोध पुराने वाले प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, और विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या रहता है? समान। जो रो यहाँ भी था और रो यहाँ भी है, वो क्या रहेगा? समान ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? और अभी मैंने कराया था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 ओम प्रतिरोध वाले गलत तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? 2014 और 2016 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अभी क्वेश्चन ये मैंने कराया था, नया प्रतिरोध जो होता है वो दुगना किया है तो 4 गुणे पुराने वाले का हो जाएगा, तो R डैश 4 गुणे पुराना वाला कितना है? 50, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 200 ओम। तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 200 ओम। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनों में प्रति सेकेंड प्रवाहित, मतलब एन की वैल्यू बतानी है तुम्हें। यहाँ से करिए, करिए भाई, मैं नहीं बताऊंगा। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा? एन बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है? आई बटे क्या होता है? ई। आई कितना है? धारा कितनी फ्लो कर रही है, प्रवाहित हो रही है? 4.1 एम्पियर का। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 न्यूटन के पावर माइनस 90। बताओ, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? हट गया। 16 तीन 48 होता है, 3 गुणे 10 की पावर माइनस ऊपर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 19, क्योंकि ये एन है, इसकी कोई मात्रक नहीं होगा, तो 3 गुणे 10 की घात कितना होगा? 19, इसका जो होगा वो आंसर होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनओमनीय चालक का उदाहरण कौन सा है? मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो ओम लॉ के नियम का पालन नहीं करता है, उसके बारे में बताना है। कपास का तार ओम के नियम को फॉलो करता है, कार्बन प्रतिरोध ये भी करता है, टंगस्टन का तार ये भी करता है, एक डायोड होता है जो ओम के नियम को क्या नहीं करता है? पालन नहीं करता है। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि डायोड का जो प्रतिरोध वोल्टेज और धारा पर निर्भर करता है और या ओम के नियम का पालन नहीं करता है। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है, इसका प्रतिरोध जो होता है वोल्टेज और धारा पर क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों का प्रतिरोध अत्यंत निम्न ताप पर अचानक शून्य हो जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कुछ पदार्थ का प्रतिरोध अत्यंत निम्न ताप पर क्या हो जाता है, अचानक शून्य हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अच्छे चालक कहते हैं, बुरे चालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं, या अति चालक कहते हैं? बताइए क्या कहता है? क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं उसको। कोई दिक्कत? अति चालक कौन से होते हैं? जिनका कुछ पदार्थों के प्रतिरोध अत्यंत निम्न ताप पर अगर अचानक से क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो ऐसे चालक को हम क्या बोलते हैं? अति चालक बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकत्व का गुणनफल निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? मतलब रो और सिग्मा का गुणनफल। तुम्हें पता है, सीधी सी बात, सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/रो होता है। रो का फॉर्मूला क्या होता है? RA/L। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ, जब गुणनफल निकालेंगे तो रो गुणे सिग्मा करेंगे, 2 गुणे सिग्मा करेंगे, और सिग्मा किसके बराबर होता है? 1/रो ही के बराबर होता है। कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा तो ताप की कोई बात ही नहीं होगी, ना पदार्थ पर ना इस पे। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका गुणनफल कितना आया है? 1 आया है। अब आ चुके हैं हम लोग फिगर के क्वेश्चंस के ऊपर। बताइए इसका क्या आंसर होगा? पहले खुद से करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। बताइए क्या आंसर होगा इसका? दिया गया है कॉम्बिनेशन है ए और बीच के, हमें क्या निकालना है? संतुलित प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पे पहली बात है, एक यहाँ ए लगा है, यहाँ क्या लगा है? बी लगा है। पेन चेंज करते हैं, पेन वो उब गए हैं। ठीक, ये यहाँ पे क्या लगा है? बी लगा है, और यहाँ क्या लगाना है? ए लगा है। इन्हीं के बीच में हमें क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहली चीज़ है, आप ये देख रहे होगे, ये दो और ये दो किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? पहली चीज़ ये दो, और यहाँ पे ये दोनों जब पैरेलल में जुड़ेंगे तो यहाँ पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ दो हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 2/2 आ गया, और 2/2 मतलब आंसर कितना आएगा? 1 ओम। मतलब ये पूरा कट के 1 बन जाएगा, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम का। ये हो गया बी, और ये क्या हो गया? 1। बताइए, 2 और 1 किसमें जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनमें कट के एक तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा ए और बी के बीच में। क्या होता है? आर बराबर R1 प्लस R2। 2 + 1 कितना हो जाएगा? आर बराबर 2 + 1 कितना हो गया? 3 ओम। तो इसका प्रतिरोध कितना आएगा? 3 ओम इसका प्रतिरोध आएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ए तथा डी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है। 2007 का क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप, मैं फिगर इसको फिर से रीअरेंज करूंगा। यहाँ पे तुम्हें किसके बीच में निकालना है? ए और डी के बीच में निकालना है। आपको ध्यान सिर्फ इस पे रखना है कि ये वाला जो बीच वाला तार है, इस पे ए और डी के बीच में सबसे पहले अगर हम ध्यान दे दें तो ए के और डी के बीच में सिर्फ एक है, और इसका प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है। अब इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर गए, यहाँ 2 तार हैं। यहाँ कितने तार हैं? 2 तार हैं। तो 2 तार हमें भी बनाने पड़ेंगे। यहाँ से कितने तार हैं? 2 तार हैं। तो यहाँ से कितने तार बनाने पड़ेंगे? 2 तार बनाने पड़ेंगे। अब पहले तार पे कितना है? 3 ओम।
और दूसरे तार पे कितना है 2 ओम। तो ऊपर एक और मिला जो कितना है 3 ओम, और एक और मिला हुआ है जिस पे कितना है 3 ओम, क्योंकि आगे जाएंगे तो एक और है 3 ओम। और नीचे वाले तार पे कितना है, नीचे वाले तार पे कितना है 2 ओम। नीचे वाले 2 तार थे, एक तार ऊपर, एक तार से 2 जुड़े हुए थे 3 और 3, और दूसरे वाले तार से सिर्फ एक जुड़ा हुआ था जो क्या था 2 ओम। इनमें से मिला दिया और यहाँ से ये मिल गए, ये ए हो गया और ये क्या हो गया डी। देखो कितना आसान हो गया, समझ गए। ए और डी पे बीच में सिर्फ एक था, 3 ओम जोड़ दिया। अब यहाँ ए से देखा 2 रास्ते, हमने भी 2 रास्ते बना लिए, एक रास्ता ये एक रास्ता ये। पहले रास्ते में देखा 3 और ये 3 जुड़ा हुआ है, मैंने जोड़ दिए, दोनों सीरीज के अंदर है तो दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। अब दूसरे तार में सिर्फ एक जुड़ा हुआ है 2 का, तो हमने 2 का जोड़ दिया, बस हो गया काम हमारा। अब बताइए ये हमारे कुछ में जुड़े हुए हैं सीरीज में, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है R1 + R2। 3 + 3 कितना हो जाएगा कट के 6 हो जाएगा, यहाँ पूरा कट के कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, ठीक 6 ओम आ जाएगा। अब 6 और 2 किस में जुड़े हुए हैं पैरेलल में, 1/6 + 1/2, इसको 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 3 1/6 + 3 बटे कितना हो जाएगा 6, 3 1 4 बटे कितना हो जाएगा 6, 2 बटे कितना हो गया 3। तो इसका प्रतिरोध कितना आ गया 2/3 नहीं आएगा, 3/2 इसका क्या आ जाएगा, ओके उल्टा भी तो करेंगे, तो 3/2 हो जाएगा इसका प्रतिरोध, 3/2 इसका जो हो गया वो प्रतिरोध हो गया। अब ये पूरा तो सॉल्व हो गया, इसको कट के एक आंसर आ गया 3/2। अब 3/2 कट के और 3 किस में होगा, ये भी पैरेलल में होगा, तो फिर से निकालेंगे 3 + 3/2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 बटे कितना हो जाएगा 2 ओ, तो कितना हो जाएगा 2/9 ओम इसका आंसर है। ये तो गलत आ गया, एक और अच्छे है यार, एक और यहाँ भी तो जुड़ा हुआ है डी और सी के बीच में, यहाँ भी तो 3 ओम आएगा, इसको तो भूल ही गए चच्चा, कहाँ रह गए थे तुम। ठीक, ये तो ठीक था, 6 ओम यहाँ हो गया, 2 ओम यहाँ हो गया, इसको ऐड किया तो आंसर कितना आया 6 और 2, 3 और 1 4, कितना आ गया 4 बटे कितना आ गया 6, 2 बटे कितना आ गया 3, 3 बटे नहीं 2/3, 2/3 आया, इसको उल्टा करेंगे 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, ये पूरा काट के एक बिच्चुम बचेगा उसका आ जाएगा 3/2 ओम, ठीक। और 3/2 ओम और 3 ये किस में है सीरीज में है, तो 3/2 और +3, 3/2 + 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9/2, कितना आ जाएगा 9/2 ओम। अब 9/2 और 3 किस में आ जाएंगे पैरेलल में आएंगे, 1/3 + 1 बटे मतलब 2/9 कर लेते हैं डायरेक्टली, तो 3 त्रिका 9 हो गया 9, और 3 2 कितना हो गया 5/9, 5/9 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये भी क्वेश्चन में कोई करेक्शन है या कुछ दिक्कत हो रही है, चलो ये क्वेश्चन मैं फिर से न्यूमेरिकल के अंदर ले लूँगा, अगर आपसे हो जा रहा है तो ठीक। आपको डायग्राम ऐसे ही रखना है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको ले लूँगा, छोड़ दो इसको, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करते हैं इसमें, क्योंकि अभी दिमाग और खर्चा करना है, अच्छी जगह दिमाग लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध के तार को एन बार एन बराबर भागों में काटा गया है, ये भाग समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, सब किस में जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, बताइए। समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है 1/r, हमने माना कितना है शुरुआत, नया जो आएगा वो r', मतलब ये तुल्य प्रतिरोध कितना है r', पुराना वाला कितना था r था। अब जब हर टुकड़े को n बराबर भाग में बांटोगे तो n से भाग हो जाएगा, r बटे कितना हो जाएगा n प्लस r बटे कितना हो जाएगा n, इसी तरह जाते हुए कहाँ तक जाएगा n बार जाएगा, कहाँ तक जाएगा n बार। अब 1/r' बराबर उल्टा कर देंगे r/n, n/r प्लस n/r प्लस डेल डेल इसका आंसर तो ये लगे n तक। अब इसमें n क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा,
एन क्या हो जाएगा कॉमन, 1/r कॉमन ले लेते हैं, एन प्लस एन प्लस एन कहाँ तक जाएगा, एन बार जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन बार जाएगा। 1/r डैश बराबर, बताइए जब कभी का सम जाएगा तो सम कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। r/r डैश बराबर क्या आ गया, एन स्क्वायर बटे आर। अगर उल्टा कर देंगे तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, r/n स्क्वायर। ठीक है, r/n स्क्वायर, r/n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत। सेल में आंतरिक प्रतिरोध किसका प्रतिरोध है, बताइए सेल के आंतरिक प्रतिरोध किसका प्रतिरोध है। 2000 और 2001 2 साल ये क्वेश्चन आया है, तो किसका होता है, विलियन का होता है। ठीक, किसका होता है, विलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। इस तार को यहाँ से और इस तार को अगर मैं यहाँ से खींचूंगा तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगे हुए हैं और इसके ठीक बीचों बीच में एक लगा हुआ है जो कितने ओम का है, 20 ओम का है। ठीक बीचों बीच में लगा हुआ है, कितने ओम का है, 20 ओम का है। यहाँ कितना है, 10 ओम, और यहाँ भी कितना, 10 ओम। ये 10 ओम यहाँ, 10 ओम यहाँ, और ये भी दोनों एक तरफ चले जाएंगे तो एक यहाँ आ जाएगा और एक हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ये 10 ओम और ये भी कितना है, 10 ओम, और ये कितना हो जाएगा, x, और ये क्या हो जाएगा, y। अब बताइए जब कभी भी इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, बैलेंस ब्रिज के अंदर इसके बीच में तार में करंट धारा नहीं जाती है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, जब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे तो भाई इसका मान नहीं रखेंगे हम, जब मान नहीं रखेंगे तो भाई क्या होगा। अब ये 10 और 10 एक्स में 2 तार हैं, एक प्रतिरोध ये और इसी के साथ दूसरा प्रतिरोध ये, इसी के ठीक नीचे भी 2 लगे हुए हैं, एक ये और एक हमारा ये, 2 प्रतिरोध हो गए। ये क्या हो गया, वाई। यहाँ 10, यहाँ भी कितना, 10, ये 10 और ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और प्लस 10 कितना हो गया, 20, 1/20 प्लस 10/10 कितना हो गया, 20, 1/20, तो 2 क्या हो जाएगा, 20, 2/20 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10, इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ओम। इसका आंसर कितना है, 10 ओम, इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो दिक्कत, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, फिर इसके बाद इसमें प्रतिरोध में धारा जाती नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम के अनुसार, तो इसमें जो प्रतिरोध होगा वो 0 मान लेंगे। बचा क्या हमारे पास, एक तो तार में ये जुड़े हुए हैं और एक तो तार में ये जुड़े हुए हैं, दोनों को हमने जोड़ दिया। ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया। फिर इसके बाद ये भी किस में है, श्रेणी क्रम में है, इसमें भी लगा दिया। 10 + 10 कितना हो गया, 20, और ये भी 10 + 10 कितना हो गया, 20। अब ये दोनों किस में, समांतर में आ गए, और समांतर का फॉर्मूला 1/r1 + 1/r2 होगा। 1/20 + 1/20 2/20, और 2 से काटेंगे 10, तो 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ओम, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिपथ को किसी भाग में धारा वितरण के निम्न चित्र से क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो आई का मान हमें निकालना है, ये जो आई है इसका मान निकालना है। अब बताइए 2 धारा इधर से आ रही, 2 इधर से आ रही, यहाँ कितनी जाएगी, 4 धारा, कितनी जाएगी, 4। 4 में से एक तो निकल गई, इधर कितनी बची, 3 बची। 4 तो एक तो निकल गई, बाहर की तरफ एरो, 3 इधर चली गई। 3 में 1.3 इधर चली गई, 3 में 1.3 माइनस करोगे अगर पॉइंट लगा के 0, तो 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 1/7, तो 1/7 जो होगा उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे कितनी धारा जाएगी, 1/7 धारा जाएगी, क्योंकि 1/3 धारा ऑलरेडी बाहर निकल चुकी। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है, नहीं करना है मैं बता देता हूँ, ये करके लेके आना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट करना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। ये आज की वीडियो, ये पहली वीडियो हमारी विद्युत धारा की समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक मार देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक और आएगा जिसको हम बोलेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो कितना अच्छा है, ठीक। पहली वीडियो के अंदर एमसीक्यू अच्छे से देख लिए और दूसरी वीडियो के अंदर अच्छे से न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बढ़िया आराम से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम आने वाला है तो मौज से पढ़ाई करिए एकदम मस्त होके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।